नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल झारखंड एजुकेशन में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख पा रहे हैं कि 2022-2023 सेशन के लिए अभी तक झारखंड बोर्ड ने कोई भी सिलेबस नहीं लाया है। अगर सिलेबस नहीं लाया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोगों को हाथ पर हाथ धरे बैठे रहना है। हम लोगों को पढ़ना है। इसलिए पढ़ना है क्योंकि झारखंड बोर्ड ने आपको पहले ही कह दिया है कि इस साल भी जो एग्जाम होंगे वो 2 टर्म में होंगे। इसका मतलब है कि साल में 2 एग्जाम। और सिलेबस अभी आप लोगों का आया नहीं है, तो आप लोगों को अपनी तरफ से पढ़ाई शुरू कर देना चाहिए। लेकिन जब हम बात करते हैं कंप्यूटर साइंस पेपर की, तो कंप्यूटर साइंस पेपर को लेकर के बहुत ही ज्यादा ही उलझन में स्टूडेंट्स रहते हैं। इसका पहला कारण ये है कि पिछला साल कोई सिलेबस था ही नहीं और कोई बिना सिलेबस के ही एग्जाम हो गया जैसे तैसे। तो इस साल क्या करें? क्या इस साल भी सिलेबस नहीं आएगा? तो हम लोग को सिलेबस को लेकर के ज्यादा इंतजार नहीं करना है। एटलीस्ट हम लोग को इतना तो मालूम है ना कि पहले 2 या 3 साल पहले सिलेबस क्या हुआ करता था। बात कर रहे हैं हम लोग 100% सिलेबस की। तो आज की वीडियो में हम लोग जो है पुराने सिलेबस को भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि जब तक नया सिलेबस नहीं आता है तब तक आपको पुराने सिलेबस से ही पढ़ना है। दूसरा, कंप्यूटर पेपर की तैयारी आप 2022-2023 सेशन के लिए कैसे करें। क्लास 12 के जो स्टूडेंट जो 2023 में परीक्षा देंगे, वो किस प्रकार से जो है इस पूरे पेपर की तैयारी करें ताकि उनको एग्जाम टाइम में किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि स्टूडेंट जो है वो मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री में तो बहुत बिजी हो जाते हैं। ट्यूशंस तो उन लोगों ने चालू कर ही दिया होगा कहीं ना कहीं, लेकिन कंप्यूटर के बारे में ज्यादा सोच नहीं रखते हैं। सोचते हैं कि ठीक है, जिस तरीके से इंग्लिश हम लोग लास्ट के 1-2 महीने में पढ़ लेंगे वैसे ही कंप्यूटर भी पढ़ लेंगे। ठीक है, पढ़ने को बहुत सारे लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन जिन स्टूडेंट्स को बहुत अच्छा करना होता है, जिन स्टूडेंट्स को वाकई में नॉलेज लेना होता है, वो साल भर पढ़ाई करते हैं, ना कि 2 महीने की पढ़ाई करते हैं। तो यहाँ पर बात हो रहा है वैसे स्टूडेंट्स की जो कि सीरियस हैं पढ़ाई को लेकर के, जिन्होंने सोच समझकर साइंस का पेपर लिया है, भविष्य में साइंस में वो कुछ अच्छा करना चाहते हैं। तो वो इस वीडियो को काफी ध्यान से देखिए। काफी अच्छा जो है आप लोगों को हेल्प यहाँ पर मिलने वाला है कंप्यूटर पेपर को लेकर के। चलिए, तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले शुरू करते हैं सिलेबस को लेकर के बात। देखिए, आपका जो क्लास 12 का जो सिलेबस है ना, तो सिलेबस जो है उसमें आपका 5 यूनिट है। ठीक है, आपके सिलेबस में टोटल कितने यूनिट है? टोटल 5 यूनिट है। तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं 100% सिलेबस का। तो 5 यूनिट कौन कौन सा है? पहला यूनिट है आपका C++। ठीक है, लेकिन C++ तो क्लास 12 में पहला यूनिट तो है ही, लेकिन इस यूनिट 1 में हम लोगों को क्लास 11 का C++ को भी कवर करना पड़ेगा, यानी उसका भी रिवीजन करना पड़ेगा। इसलिए रिवीजन करना पड़ेगा, इसका 2 कारण है। पहला कारण पहला कारण ये है, और सबसे मुख्य कारण ये है, क्योंकि क्लास 11 से भी क्वेश्चंस जो है क्लास 12 के C++ में आते हैं। अगर आपका आप देख रहे हो कि ये जो 70 मार्क्स आप देख रहे हो, ये थ्योरी का है। यानी 70 मार्क्स का थ्योरी एग्जाम होता है। उसमें से लगभग उसमें से लगभग आपका 10 से 15 मार्क्स का क्वेश्चन जो होता है वो क्लास 11 से होता है। इसलिए क्लास 11 पढ़ना जरूरी है। दूसरा दूसरा क्लास 11 का C++ पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आप लोगों ने क्लास 11 के C++ को सही से पढ़ा नहीं है या समझा नहीं है, तो क्लास 12 में जो C++ का कंसेप्ट है वो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। ऐसा मैं ये इसलिए कह रहा हूँ, है ना, क्लास 12 का C++ के साथ यही मजबूरी है कि क्लास 11 को समझे बगैर क्लास 12 का C++ आपको समझ में नहीं आएगा। अगर आपको विश्वास ना हो रहा हो तो आप अपने सीनियर से पूछ सकते हैं जिन्होंने C++ एग्जाम दिया हुआ है। तो यूनिट 1 है आपका C++। यूनिट 2 है आपका डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर भी C++ से रिलेट करता है। यानी अगर क्लास 11 का C++ और क्लास 12 का C++ का कुछ टॉपिक अगर आपका क्लियर है, तो ही आपको डेटा स्ट्रक्चर समझ में आएगा। अगर हम बात करें C++ का, तो C++ से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं? 30 मार्क्स का। और डेटा स्ट्रक्चर से कितने के आते हैं? 16 मार्क्स का। तो आप देखिए, इन 2 मार्क्स को जोड़ दीजिए तो आपका आता है 46 मार्क्स। यानी 70 में 46 तो अकेला इन 2 यूनिट से आता है, यूनिट 1 और यूनिट 2 से। और यही 2 यूनिट सबसे टफ यूनिट है। यानी
जिसमें काफी ज्यादा कुछ समझना पड़ता है, ठीक है। जिस टॉपिक में समझने में परेशानी होता है वो यूनिट 1 और यूनिट 2 के ही टॉपिक हैं। अब हम लोग बात करते हैं यूनिट 3। यूनिट 3 आपका डेटाबेस एंड एसक्यूएल, ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन इससे आता है। यूनिट 4 बुलियन अलजेब्रा, ये भी 8 मार्क्स का। और यूनिट 5 डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग, ये भी 8 मार्क्स का। आखिरी के तो 3 यूनिट हैं, वो शुरू के 2 यूनिट से इजी हैं। यानी आखिरी का 3 यूनिट है, ये इजी है एज कंपेयर टू शुरू के 2 यूनिट। और शुरू का जो 2 यूनिट 1 और 2 है, इसी को कंप्लीट करने में सबसे ज्यादा समय लगता है। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रत्येक यूनिट में कुछ चैप्टर्स हैं। तो हम लोग अभी देखेंगे कि यूनिट 1 में कितने चैप्टर है, यूनिट 2 में कितने चैप्टर है, यूनिट 3, 4, 5 में कितने चैप्टर है। ये देखिए आपका यूनिट C++ प्रोग्रामिंग, ठीक है। C++ प्रोग्रामिंग यूनिट से कितने चैप्टर नजर आ रहे हैं आप लोगों को? टोटल 8 चैप्टर नजर आ रहे हैं, जिसमें से पहला चैप्टर का नाम ही है C++ क्लास 11 रिवीजन। और देखिए क्लास 11 के रिवीजन में आपको क्या पढ़ना पड़ेगा। तो क्लास 11 का रिवीजन में आपको इंट्रोडक्शन टू C++ ये पढ़ना पड़ेगा, डेटा हैंडलिंग पढ़ना पड़ेगा, ऑपरेटर एंड एक्सप्रेशंस पढ़ना पड़ेगा, फ्लो ऑफ कंट्रोल पढ़ना पड़ेगा, जिसके अंदर आपको पढ़ना पड़ता है इफ, स्विच, फॉर, वाइल, डू वाइल, ब्रेक, कंटिन्यू। इसके बाद आपको एरे पढ़ना पड़ेगा। एरे अगर क्लियर नहीं रहेगा तो आपको यूनिट 2 डेटा स्ट्रक्चर समझ में नहीं आएगा। इसके अलावा आपको फंक्शन पढ़ना पड़ेगा। फंक्शन अगर आप लोगों का क्लियर नहीं है तो अगेन आपका यूनिट 2 डेटा स्ट्रक्चर और क्लास 12 में जो C++ के बाकी के जो चैप्टर है, जैसे कि चैप्टर नंबर आपका 3 और चैप्टर नंबर आपका 4, चैप्टर नंबर 5, ये 3, 4, 5 तब तक समझ में नहीं आएगा अगर आपने फंक्शन नहीं सीखा है। फिर बात करते हैं सबसे आखिरी, स्ट्रक्चर, ठीक है। क्लास 11 के C++ में आखिरी चैप्टर क्या? स्ट्रक्चर। जिन लोगों ने स्ट्रक्चर को समझ लिए, उन लोगों ने क्लास को समझ लिया। तो ये था आपका चैप्टर 1 C++ क्लास 11th रिवीजन। इसमें क्या चैप्टर्स पढ़ना पड़ता है क्लास 11 के रिवीजन में, ये मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 का। तो आपका जो चैप्टर नंबर 2 है वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, कंप्लीट थ्योरी पेपर है। और यहाँ पर ये जान लीजिए आप लोग कि ये चैप्टर हम लोग डायरेक्टली शुरू करते हैं तो ये चैप्टर बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है। इसलिए नहीं आता है क्योंकि इस चैप्टर में इन बाकी के चैप्टर के कंसेप्ट को थ्योरेटिकली बताया गया है, ठीक है। जो कि C++ एक प्रैक्टिकल पेपर है, ठीक है। और प्रैक्टिकली चीजों को ना जान करके सीधे थ्योरी पढ़ना शुरू करें तो आपको थोड़ा दिक्कत होता है। वही दिक्कत थोड़ा सा सामना करना पड़ता है हम लोगों को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग छोटा सा चैप्टर है, ठीक है। और कंप्लीट ये थ्योरी है, ज्यादा से ज्यादा इसमें डेफिनेशन ही देखने को मिलता है। चैप्टर नंबर 3 फंक्शन ओवरलोडिंग। फंक्शन ओवरलोडिंग यानी इसके लिए आपको फंक्शन का नॉलेज होना चाहिए। फिर आपका चैप्टर नंबर 4 सबसे बड़ा चैप्टर, चैप्टर नंबर 4 C++ प्रोग्रामिंग यूनिट का सबसे बड़ा चैप्टर, और काफी ज्यादा समय लगता है। और बहुत सारे टॉपिक्स हैं चैप्टर नंबर 4 में, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स में। और बहुत ही कंसेप्चुअल है, यानी इसमें इतना ज्यादा गहरा गहरा कंसेप्ट है जिसको समझने के लिए आपको काफी कंसंट्रेशन का रिक्वायरमेंट होता है। फिर बात करते हैं चैप्टर नंबर 5 कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर। अगर क्लास समझे हुए हैं, अगर फंक्शन समझे हुए हैं, तो फिर आप कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर भी समझ पाएंगे। फिर बात होता है इनहेरिटेंस का। अगर आपने क्लासेस समझ के रखा है, कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर समझ रखा है, तो ही इनहेरिटेंस आप समझ पाएंगे। फिर बात करते हैं चैप्टर नंबर 7 डेटा फाइल हैंडलिंग। सबसे अलग, सबसे अलग, सबसे ज्यादा पेचीदा अगर कोई चैप्टर है तो डेटा फाइल हैंडलिंग है। हालांकि जैकबोर्ड में इससे क्वेश्चंस 9 के बराबर आते हैं, 9 के बराबर, ठीक है। तो इसको हम लोग जो है सबसे आखिरी में देखते हैं। अगर देखने की इच्छा हो तो देख सकते हैं, नहीं तो इसको इग्नोर भी किया जा सकता है। और सबसे आखिरी में आपका है चैप्टर पॉइंटर। पॉइंटर का कंसेप्ट क्लियर है तो फिर आपका डेटा फाइल हैंडलिंग को समझने में आपको आसानी होता है। साथ ही साथ पॉइंटर से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं, कभी कभी इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी आपका आता है। तो पॉइंटर हम लोगों को काफी ध्यान से पढ़ना पड़ता है, क्योंकि पॉइंटर भी काफी एक कंसेप्चुअल एक टॉपिक होता है।
ये था यूनिट सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में। टोटल कितने चैप्टर हैं? टोटल 8 चैप्टर हैं, और इस यूनिट को खत्म करने में काफी ज्यादा टाइम लगता है। सबसे ज्यादा दिक्कत यहाँ पर ज्यादा समय लगने का कारण जो है वो बेसिकली ये है कि आपको क्लास 11 का सी प्लस प्लस को कंप्लीट करना पड़ता है। अब बात करते हैं हम लोग, दो यूनिट को देखते हैं। एक यूनिट हम लोग देखेंगे डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। 16 मार्क्स का क्वेश्चन आता है डेटा स्ट्रक्चर यूनिट से। इसमें दो चैप्टर है, एक है आपका एरे और एक है आपका लिंक्ड लिस्ट, स्टैक और क्यू। यूनिट नंबर 3 डेटाबेस एंड एसक्यूएल, 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, और इस यूनिट से दो चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 11 डेटाबेस कंसेप्ट और चैप्टर नंबर 12 एसक्यूएल। अगला दो यूनिट बूलियन अलजेब्रा, इससे 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, और बूलियन अलजेब्रा यूनिट से केवल एक ही चैप्टर है, चैप्टर नंबर 13 बूलियन अलजेब्रा। अगला यूनिट डेटा कम्युनिकेशन और नेटवर्किंग, इससे भी 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, और इस यूनिट में भी केवल एक ही चैप्टर है, चैप्टर नंबर 14 डेटा कम्युनिकेशन और नेटवर्किंग। ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 14 कंप्लीट थ्योरी है, यानी ढेर सारा आपको डेफिनेशन जो है आपको याद करना पड़ेगा। ढेर सारा डेफिनेशन इंटरनेट से संबंधित, नेटवर्किंग से संबंधित, है ना। और जहां तक बात करते हैं बूलियन अलजेब्रा का, तो ये जो है एक मैथमेटिकल पेपर आपको पढ़ने में नजर आएगा। चलिए, हम लोगों ने सिलेबस देख लिया, ठीक है। हमने 100% सिलेबस देख लिया कि क्लास 12 का सिलेबस क्या होता है, कितने यूनिट्स होते हैं और कितने इसमें चैप्टर्स होते हैं। तो टोटल यूनिट आपका 5 होता है, और टोटल चैप्टर कितने होते हैं? 14 होते हैं। अब बात करते हैं किताबें क्या पढ़नी है आपको। देखिए, यहाँ पर आपका जो है दो राइटर का नाम लिखा हुआ है, सुमीता, ठीक है, सुमीता होगा यहाँ पर, सुमीता अरोड़ा, और दूसरा राइटर का नाम है रीता साहू। या तो आप सुमीता अरोड़ा का बुक खरीदिए, या तो रीता साहू का बुक खरीदिए, ठीक है। बुक स्टॉल में जाइए, बुक को खरीदने से पहले देखिए, उसका लैंग्वेज पढ़िए, जो लैंग्वेज आपको अच्छा लगता है वही बुक खरीदिए। दोनों बुक काफी अच्छा है, ठीक है। आप दोनों में से कोई भी खरीद सकते हैं। मैं ज्यादा प्रेफरेंस देता हूँ सुमिता अरोड़ा को, ठीक है, मुझे ये बुक ज्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पर क्या है, सुमिता अरोड़ा जो क्लास 12 का जो बुक है वो 2 वॉल्यूम में आता है, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2, ठीक है। 2 वॉल्यूम में आता है, और ये अगर आप खरीदने जाएंगे, ठीक है, तो ये दोनों वॉल्यूम एक साथ आपको मिलेगा, ठीक है। और कीमत 550 से ऊपर, ठीक है। अभी प्रेजेंटली क्या कीमत है मुझे याद नहीं है, लेकिन 550 से ऊपर, 550 रुपए में आपको ये दोनों वॉल्यूम मिल जाएंगे, 550 से लेके 650 के बीच में, ठीक है। ये दोनों वॉल्यूम आपको मिल जाएगा। ये हो गया सुमिता अरोड़ा। इसके बाद बात करते हैं हम लोग राइटर्स, रीता साहू का जो बुक है, ये है रीता साहू का बुक। ये एक ही बुक में सारा यूनिट शामिल है, तो इन दोनों में से कोई एक बुक आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। बुक आप लोगों ने देख लिया, कीमत बता दिया है आप लोगों को, 550 से लेकर 650 के बीच में आपको मिल जाएगा। ऑनलाइन लेना चाहे तो ऑनलाइन लीजिए, अगर बुक स्टॉल में, नज़दीकी बुक स्टॉल में मिलता है तो वहां से ले लीजिए। ऑनलाइन थोड़ा बुक ये महंगा पड़ जाता है, और ये बुक आजकल आउट ऑफ स्टॉक चलता है हम लोगों का ऑनलाइन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है सजेशन फॉर स्टडी। अब बात करते हैं हम लोग सी प्लस प्लस कोडिंग प्रैक्टिस को लेकर के, क्योंकि आपको सी प्लस प्लस पढ़ना है और सी प्लस प्लस में आपको प्रोग्रामिंग करना है, दैट इज कोडिंग करना है। तो कोडिंग आप बेहतर तरीके से कब कर पाएंगे? तब कर पाएंगे जब सबसे पहले आपका सी प्लस प्लस का सारा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। कंसेप्ट अगर आपका क्लियर नहीं है, आप कोडिंग नहीं कर पाएंगे। कोडिंग कैसे सीखें? सी कोड्स एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप जो है बुक देखिए, बुक में जो कोड दिया हुआ है वो देखिए, या इंटरनेट पर भी अगर कोई सी प्लस प्लस का सिंपल कोड अवेलेबल है, उस कोड को देखिए और समझने का कोशिश कीजिए। किस आधार पे समझिएगा? जो आपने कंसेप्ट सीखा उसके आधार पर। इसके अलावा प्रैक्टिस प्रॉब्लम ऑन आउटपुट। इसका मतलब ये हो गया कि प्रोग्राम का कोड लिखा रहेगा, ठीक है, और आपको जो है प्रोग्राम का कोड को देख करके कि कहाँ पर क्या हो रहा होगा, कौन सा लाइन या कौन से लाइन में कौन सा काम हो रहा होगा, आपको फाइनल आउटपुट बताना रहेगा, ठीक है। तो इस तरह का प्रोग्राम का प्रैक्टिस करना है। अगला है फाइंडिंग एरर्स इन कोड्स। कोई भी प्रोग्राम कोड देखिए और उसमें देखिए कि कहीं कोई एरर तो नहीं है, ठीक है, इसका प्रैक्टिस कीजिए। फिर है सबसे आखिरी में, जब ये सारा काम आप कर लीजिएगा उसके बाद आप एबल हो जाइएगा, आप योग्य बन जाइएगा, राइटिंग द प्रोग्राम, ठीक है, राइटिंग द प्रोग्राम इन सी प्लस प्लस।
यानी दिया गया कोई प्रॉब्लम के लिए आप सी प्लस प्लस में प्रोग्राम तब आप लिख पाएंगे। ये था सी प्लस प्लस। इसके बाद बात करते हैं हम लोग एसक्यूएल प्रैक्टिस का। आपका जो है एक चैप्टर एसक्यूएल है। एसक्यूएल में प्रैक्टिस के लिए सबसे पहले आपका जो है डीबीएमएस में कंसेप्ट होना बहुत जरूरी है, यानी डीबीएमएस में जो कंसेप्ट है उसका क्लियर होना बहुत जरूरी है। दूसरा, प्रैक्टिस ऑन आउटपुट ऑफ क्वेरी। ठीक है, आउटपुट यानी किसी क्वेरी का आउटपुट बताना, इसका प्रैक्टिस आपका होना चाहिए। फिर राइटिंग कमांड्स फॉर क्वेश्चन बेस्ड ऑन गिवन टेबल। ठीक है, यानी कि टेबल दिया गया है, टेबल के आधार पर आपसे कुछ क्वेश्चंस कहा गया है और उस क्वेश्चंस के लिए आपको कमांड लिखना, ये इसका आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है। नाउ फॉर एग्जाम प्रिपरेशन, एग्जाम प्रिपरेशन कैसे करेंगे, तो यहाँ पर करना ये आपको ये है कि क्वेश्चन बैंक 6 ईयर, ठीक है, सिक्स क्या, आप केवल 5 साल का भी अगर हम लोग देख लेते हैं, है ना, प्रीवियस क्वेश्चन बैंक 5 साल का भी, वो आपके लिए काफी है। इसके अलावा मॉडल सेट, हालांकि मॉडल सेट आज तक कंप्यूटर पेपर का नहीं आया है, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री और बाकी सारे सब्जेक्ट का तो आ चुका है और आता भी है, लेकिन कंप्यूटर पेपर का मॉडल सेट आज तक नहीं आया है। तो अगर आता है तो उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। दूसरा, सॉल्व्ड क्वेश्चन फ्रॉम बुक। ठीक है, अगर आपके पास बुक है तो, अगर आपके पास बुक है तो उसमें जो सॉल्व क्वेश्चन है उसको देख लीजिए। ठीक है, सॉल्व क्वेश्चन को देख लीजिए, समझ लीजिए, वही आपके लिए काफी है, जैक बोर्ड वाले के लिए उतना ही काफी है। तो ये था आप लोगों का एक गाइडलाइन कि किस प्रकार से आप 2022-2023 सेशन वाले स्टूडेंट कंप्यूटर साइंस की तैयारी शुरू कर सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। थैंक यू।